Hello dear students, today we are going to discuss about the system of units. यूनिट्स क्या चीज़ है, वो कैसे कैसे हम पहले क्या चीज़ थी, बाद में किसको फॉलो करते हैं और ये यूनिट सिस्टम क्या चीज़ है, सब कुछ एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. तो टुडे दिस इज अवर सेकंड चैप्टर ऑफ अवर फर्स्ट यूनिट. इस यूनिट में 5 चैप्टर हैं, ये अभी हमारा सेकंड चैप्टर है. फर्स्ट वन वाज जस्ट इंट्रोडक्शन. वहाँ पे हमने सिर्फ ये सीखा था साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है. फिजिक्स जो है वो एक फिजिकल फिनोमिना के बारे में स्टडी करने वाला सब्जेक्ट है साइंस का ही. तो फिर उसकी वजह से हमने वो जो फिनोमिना करवाने वाले फोर्सेस हैं वो डिस्कस किए, वो क्या क्या कर सकते हैं वो डिस्कस किए, उनकी कहाँ कहाँ पे वैलिडिटी है वो डिस्कस किया, और वो क्या नहीं कर सकते. कुछ कंजर्वेशन है नेचर के, एनर्जी है जैसे, इस तरीके के कुछ कंजर्वेशन है जिनको वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो वो डिस्कस किया. अब लास्ट फिर हम नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो ये है कि ये जो फिनोमिना फिजिक्स में जो स्टडी करेंगे हम लोग, उन फिनोमिना को स्टडी करने के लिए हमारे को ज़रूरत ये है कि अगर हम उन फिनोमिना को ये ही नहीं बता पाएंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा, कौन कैसा नहीं है, तो फिर हम उनकी स्टडी कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन देम. तो किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए उसकी मेजरमेंट करना ज़रूरी है. अगर आप किसी चीज़ को मेजर ही नहीं कर सकते तो आप उसको छोटा या बड़ा नहीं कह सकते. आप बता ही नहीं सकते ये कैसा है, कितना हार्मफुल है, क्या है, कितना यूज़फुल है. तो सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे को मेजरमेंट. तो मेजरमेंट क्या है, नीड ऑफ द मेजरमेंट. मेजरमेंट का मतलब है मापतोल. कोई भी लंबाई है, टाइम है, मास है, उसका जो मापतोल करना मतलब मेजरमेंट. तो इसकी क्या ज़रूरत है हमें, तो किसी भी एक्टिविटी को, फिनोमिना को, किसी भी प्रोसीजर को एक अच्छे ढंग से डिफाइंड करने के लिए मेजरमेंट ज़रूरी है. अदरवाइज हम उसको कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते. फॉर डिफाइन या डिफाइनिंग एनी थिंग और फिनोमिना और प्रोसीजर, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, कोई भी हो सकता है इनमें से, इन ए प्रॉपर वे. मेजरमेंट इज ए नेसेसरी प्रोसीजर. मेजरमेंट बहुत ही जरूरी है किसी चीज को एक प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए. अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम मेजरमेंट करते कैसे हैं, हाउ वी डू मेजरमेंट. तो मेजरमेंट जो है एक्चुअल में ये कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बना दी गई हमने, उसके साथ कंपैरिजन करना. अगर मैं ये बोलूं कि ये कितना लंबा है तो आप क्या करोगे, एक मीटर का स्केल लेके आओगे. मान लिया 1 मीटर का स्केल इतना लंबा, उसको यहाँ रखोगे, फिर यहाँ रखोगे, आप बोलोगे ये 1 मीटर के स्केल से 2.5 गुना बड़ा है, इसलिए 2.5 मीटर लंबा है. मैं बोलूँ इसका वजन कितना है, तो आप क्या करोगे, मान लिया है कि ये 1 kg का आपके पास कोई बट्टा है, उसको इधर रखोगे, उसको इधर रखोगे, फिर आप 1-1 kg के कितने रखते जाते हो कि ये इसके बराबर बैलेंस बन गया, तो फिर उतने गुना ही आप क्या बोलोगे, इसका मास है. तो मेजरमेंट एक्चुअल में क्या है, दिस इज ए कंपैरिजन प्रोसीजर. मेजरमेंट अगर आपसे बोले कोई कि वो हाउ यू डू मेजरमेंट, मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. किसके साथ करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ. हर चीज़ का स्टैंडर्ड बना रखा हमने कि इतने वजन को, इतने मास को हम 1 kg बोलेंगे. अभी मैं बताऊंगा कितने को बोलेंगे. इस टाइम इंटरवल को हम 1 सेकंड बोलेंगे, या इतनी लंबाई को हम लोग 1 मीटर लेंथ बोलेंगे. ऐसे हमने स्टैंडर्ड बना रखा है. वो बना के हम उससे कंपैरिजन करते हैं, कोई चीज़ उससे कितनी गुना लंबी है या कितने गुना कम है, ऐसे फिर हम क्या कर देते हैं, बता देते हैं मेजरमेंट करके कि ये चीज़ इतनी है. तो मेजरमेंट क्या है, दिस इज एक्चुअली ए कंपैरिजन. कैसे करते हैं हम लोग, कंपैरिजन करते हैं. किसके साथ, विद स्टैंडर्ड यूनिट. जैसे हम सब्जी वाले से सब्जी खरीदने जाते हैं, वो बोलता है 2 kg हो गया, वो क्या करता है, 1 kg के बट्टे हैं उसके पास, 1-1 kg के 2, उनके साथ वो कंपैरिजन करता है. जब वो उसके बराबर हो जाता है फिर वो क्या बोलता है, दिस इज एग्जैक्टली 2 kg. तो वो 1 kg से कंपैरिजन करता चला गया. आधा kg है, वो 1 kg का आधा है,
तो उससे भी उसने कंपैरिजन ही किया। तो किसी भी मेजरमेंट प्रोसेस में हम जस्ट एक कंपैरिजन करते हैं विद द स्टैंडर्ड यूनिट। तो कंपैरिजन अगर आपसे कोई भी पूछ ले हाउ यू डू मेजरमेंट, तो आपने बस इतना ही जवाब देना है, वी कंपेयर द थिंग्स विद द स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, ये स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मेजरमेंट क्या है, किसका है। तो जैसे सबसे बेसिक क्वांटिटी है मास। मास किसको बोलते हैं हम लोग? तो मास की डेफिनेशन ये है, जैसे ये बॉडी है, इसका कुछ मास है, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इट्स मास, तो इसका मास वो है कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल भरा हुआ है, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही इसका ज़्यादा मास होगा। अगर ये अंदर से खाली है, मतलब इसमें कोई मटेरियल अंदर नहीं है, एम्प्टी है, तो इसका मतलब ये अंदर से मटेरियल नहीं है। तो अंदर से मटेरियल नहीं है तो इसके अंदर मास भी नहीं है, इसलिए इसका मास भी कम है। तो मास क्या, किस चीज़ को डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी भी चीज के अंदर जितना भी क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा, हम उतना ही उसका हम बोलेंगे मास है। तो मास को हम मेजर कैसे करते हैं? मास को मेजर करने के लिए इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई है वो 1 किलोग्राम बनाई गई है। और 1 किलोग्राम ऐसे डिफाइन किया गया है कि आप पानी को लो, कितना पानी लेना है आपने? 1 क्यूब बनाना है। पानी का एक ऐसा क्यूब बनाओ जिसकी लंबाई 1 डेसीमीटर हो, हाइट भी 1 डेसीमीटर हो, और इसकी विड्थ और लेंथ भी 1 डेसीमीटर हो। 1 डेसीमीटर होता है 1 डेसीमीटर होता है 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा एक क्यूब बनाओ। किसका? पानी का। और पानी का टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस। एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का क्यूब बनाओ। उस क्यूब का जितना भी मास है उसको हम 1 kg बोलेंगे। तो 1 kg इज डिफाइंड एज मास ऑफ वाटर in 1 cubic decimeter at 4 डिग्री सेल्सियस। तो पानी को 4 डिग्री सेल्सियस पे रखना है और कितना पानी लेना है? 10 सेंटीमीटर ऊंचा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर लंबा, एक ऐसा क्यूब की शेप में। ऐसा कैसे हो सकता है? पानी तो 10 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा हम बना ही नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा कोई तो क्यूब बना सकते हैं, किसी चीज़ का तो बना सकते हैं। उसके अंदर पानी भर लो, उसके अंदर जो पानी आएगा उसको निकाल के उसका मास निकाल लो। मास कैसे निकालोगे? मतलब वो जो मास होगा उसी को हम 1 kg बोलेंगे। उसके बराबर में कोई भी चीज़ रख लो आप और बोल दो कि ये जो चीज़ है, जैसे लोहे का बट्टा हमने बनाना है जो तराजू में हम यूज करते हैं, इस पानी को निकाल लो, तराजू में रख लो और उसके साइड में लोहा रखते जाओ, जितना वो उसको बैलेंस कर दे वो मास को हम क्या बोलेंगे? 1 kg बोलेंगे। तो सबसे पहले 1 kg को ऐसे डिफाइन किया गया था। वाटर एक नेचुरल चीज़ है, वो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कुछ और है कहीं पे कुछ और है। दिस इज ए नेचुरल थिंग अवेलेबल है। उसको आपने 10 सेंटीमीटर ऊंचा बनाना है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा बनाना है और 10 सेंटीमीटर लंबा बनाना है। ऐसा क्यूब बना के और उसका फिक्स रखना है टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम करोगे बर्फ़ बन जाएगी, वो हैवी हो सकता है। या फिर वेपर बना दोगे, उसके वेपर बनाने से जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा 4 डिग्री सेल्सियस से, तो उसका मास जो है कम हो सकता है। इसलिए टेम्परेचर इज फिक्स्ड हेयर 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी आपने साथ में लिखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मास। मास क्या चीज़ है? मास की स्टैंडर्ड यूनिट 1 kg है। 1 kg को कैसे डिफाइन किया गया है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट जो है लेंथ क्या चीज़ है? लेंथ किसको बोलते हैं हम लोग? दो कोई भी पॉइंट, जैसे एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, कोई भी, कितना भी नजदीक कितना भी दूर हो सकते हैं, इन पॉइंट के बीच का जो गैप है
जो डिस्टेंस है उसको हम लेंथ बोलते हैं, दिस इज लेंथ। तो लेंथ की डेफिनेशन क्या बन गई? इट इज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। कोई भी आप दो पॉइंट ले लो, उनके बीच की जो दूरी है उसी को हम लेंथ बोलते हैं। तो कहीं की भी लेंथ अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथ निकाल के दिखाओ, तो जिस जिस पॉइंट के बीच की निकालनी है वो दो पॉइंट को फिक्स करो, उनके बीच की दूरी को निकाल दो, दैट इज लेंथ। और लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर, 1 मीटर। तो ये जो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, इसको नेचुरली ऐसे हमें डिफाइन करना है कि 1 मीटर किसको बोले। तो 1 मीटर ऐसे डिफाइन किया गया है कि जैसे ये हमारी अर्थ होती है, अर्थ का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये ईस्ट पोल है, ये वेस्ट पोल है। हमें सिर्फ नॉर्थ पोल याद रखना है। ये नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक की दूरी, ये इक्वेटर की लाइन होती है, इस पे ऐसे नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक की जो भी दूरी है, इस दूरी का अगर मैं इसको ऐसे नाम दे दूं ओ, तो 1 मीटर किसको डिफाइन किया गया है? अगर ये एन ओ मैं ऐसे लिखना चाहूँ, 1 मीटर कैसे डिफाइन किया गया है? ये जो दूरी है, इस दूरी का 10 मिलियंथ वा हिस्सा किसका? नॉर्थ पोल से लेके इक्वेटर तक। नॉर्थ पोल से लेके इक्वेटर तक जो भी दूरी है उसका 10 मिलियनथवा हिस्सा, 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, तो ये 10 इंटू 10 100 लाख, मतलब 1 करोड़ बन गया। लेकिन आपने लिख के ऐसे ही आना है, 10 मिलियंथ पार्ट ऑफ द नॉर्थ टू इक्वेटर डिस्टेंस इज नोन एज 1 मीटर। तो 1 मीटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिस्टेंस ये एक डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस है? 110 मिलियंथ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर ऑफ द अर्थ। तो नॉर्थ से पोल से लेके इक्वेटर तक की दूरी को माप लो और उसका 10 मिलियनथवा हिस्सा ले लो, वो हमारा क्या है? 1 मीटर है। तो दिस इज ए नेचुरल वे ऑफ डिफाइनिंग दी 1 मीटर। तो यहाँ पे हमने कुछ भी हमारी तरफ से यूज नहीं किया है, ये इस तरीके से फिक्स कर दिया गया है। तो अर्थ जो है एक नेचुरल चीज है, वो उसका नॉर्थ पोल भी फिक्स्ड है, नेचुरल है, इक्वेटर भी नेचुरल है, फिक्स्ड है, वो दूरी फिक्स्ड है, उसका 10 मिलियनथवा हिस्से को हम 1 मीटर बोलेंगे। तो ये ऐसा नहीं कि 1 मीटर मेरा कुछ और है, आपका कुछ और है, यूएस में कुछ और है, अमेरिका में या इंग्लैंड में कुछ और है, दिस इज फिक्स्ड 1 मीटर। नेक्स्ट है टाइम, किसको बोलते हैं? टाइम जो है कोई भी दो इवेंट के बीच का, कोई इवेंट होता है उसके बाद दूसरा इवेंट होता है, दो इवेंट के बीच का ड्यूरेशन जो है उसको हम टाइम बोलते हैं। तो टाइम की ये डेफिनेशन है, इट इज ड्यूरेशन बिटवीन हाँ जी, अभी अटेंडेंस तो नहीं भर सकते साथ की साथ, तो चलो एक बार रख लो, मैं रख लो। इट इज ड्यूरेशन बिटवीन टू इवेंट्स। कोई एक इवेंट होता है, एक इवेंट होने के बाद दूसरा इवेंट होता है, उनके बीच का जो भी गैप है, ड्यूरेशन है, उसको हम टाइम बोलते हैं। और ये टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है 1 सेकंड। सेकंड किसको बोला गया है? सेकंड बोला गया है कि एक पेंडुलम ले लो आप, पेंडुलम की लंबाई होनी चाहिए 1 मीटर। अब 1 मीटर तो आपको अच्छे से पता चली गया उसकी लंबाई क्या होती है। ये पेंडुलम का मतलब झूला होता है भाई, ऐसे आप झुलाते हो ना कोई भी पेंडुलम, उस पेंडुलम को आप इसके एक्सट्रीम छोर से छोड़ दो, छोड़ने के बाद जब वो अपने दूसरे एक्सट्रीम छोर पे जाता है
तो एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज टाइम ड्यूरेशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर लंबा होना चाहिए, वो किसी भी चीज का बना हो लेकिन 1 मीटर लंबा होना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ 1 मीटर फ्रॉम 1 एक्सट्रीम पॉइंट टू अदर एक्सट्रीम पॉइंट। एक से लेके दूसरे तक जाने के बीच में जो टाइम लगेगा उसी को हम 1 सेकेंड बोलेंगे। तो ये तो आप अपने घर में भी बना सकते हो, 1 सेकेंड से दूसरे एक पेंडुलम को आप छोड़ के देख सकते हो और उसी को हम 1 सेकेंड बोलते हैं। अब नेक्स्ट है, ये जो यूनिट्स हमने सीखी हैं, जैसे मास की सीखी है किलोग्राम, टाइम की सीखी है सेकंड, लेंथ की सीखी है मीटर। तो ये जो यूनिट्स हैं, जो ये बेसिक क्वांटिटीज की यूनिट होती हैं, इनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, इनकी जो यूनिट होती है, जैसे इसकी किलोग्राम है, इसकी मीटर है, इसकी सेकंड है, या फिर इसकी ग्राम भी हो सकती है, या फिर इसकी सेंटीमीटर भी हो सकती है, या फिर इसके पाउंड भी हो सकती है, या फिर इसकी मिलीमीटर भी हो सकती है। ये जो यूनिट्स हैं, जो बेसिक क्वांटिटीज की होती हैं, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और एक दूसरी तरह की यूनिट होती है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होती है? वो इन्हीं से डिराइव करते हैं, फंडामेंटल यूनिट से हम डिराइव करते हैं। जैसे वर्क है या फोर्स है, पहले फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। अब मास की तो यूनिट क्या है? किलोग्राम। एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो, फोर्स की जो अपनी यूनिट है न्यूटन, वो न्यूटन किस पे डिपेंड करती है? किलोग्राम, मीटर, सेकंड। ये क्या है? सारी की सारी फंडामेंटल यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स। इनको हम डिराइव करते हैं। तो ऐसे आप किसी की भी निकाल के देख सकते हो, वर्क की, एनर्जी की, पावर की। जैसे वर्क के अंदर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स की यूनिट आई है उसके साथ मीटर और मल्टीप्लाई कर दोगे डिस्प्लेसमेंट की वजह से। वर्क एनर्जी की एक ही होती है, जूल होती है। तो वर्क और एनर्जी की डिराइव्ड यूनिट क्या है? जूल। और वो जूल किस पे डिपेंड करती है? इनकी फंडामेंटल यूनिट्स पे। तो ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, उनकी यूनिट जो है डिपेंड करती है फंडामेंटल यूनिट्स पे। और फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं वो अपनी अपनी होती है। मास की अपनी है, लेंथ की अपनी है, टाइम की अपनी है। उसको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती, किसी दूसरी क्वांटिटी की हम हेल्प नहीं लेते। लेकिन डिराइव्ड यूनिट को डिफाइन करने के लिए वी ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। उसके बाद फिर यूनिट सिस्टम बनाया गया। ये ऐसे बताया गया, किसी ने किसी सिस्टम में मास को कुछ डिफाइन कर दिया, किसी ने मास को दूसरे उसमें डिफाइन कर दिया। जैसे सबसे पहले यूनिट सिस्टम ये चलता था कि मास को तो हम लोग पाउंड में मेजर करेंगे, लेंथ को हम लोग फुट में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में। तो इट वाज द FPS सिस्टम। ये क्या कहता था कि हम लोग लेंथ को तो फुट में मेजर करेंगे, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। फिर उसके बाद एक सिस्टम आया CGS सिस्टम। CGS सिस्टम क्या कहता था कि हम लोग लेंथ को तो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। फिर उसके बाद एक सिस्टम आया MKS सिस्टम। MKS सिस्टम क्या था कि लेंथ को तो मीटर में मेजर करेंगे और मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। अब प्रॉब्लम क्या हुई? कोई इस सिस्टम को फॉलो करता है, कोई इसको फॉलो करता है, कोई इसको फॉलो करता है।
अब ये लोग बोलते हैं मास को फुट में मेजर करेंगे, सॉरी पाउंड में मेजर करेंगे, ये लोग बोलते हैं कि मास को ग्राम में मेजर करेंगे। अब अगर किसी को किलोग्राम में मेजर चाहिए, मेजरमेंट उसकी चाहिए, तो ये इसको अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैलकुलेशन करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये ग्राम जो है बहुत ही छोटी यूनिट है, तो यहाँ पे तो हमें अननेसेसरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। यहां पे हमारे को एक्सट्रीमली स्मॉल यूनिट मिलती है, उसको प्रैक्टिकल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए फिर हमारे को बहुत ज़्यादा स्मॉल यूनिट मिलती है। अगर मान लिया 2 kg है तो उसको ऐसे लिखेंगे 2000 ग्राम, तो उसको फिर 1000 से डिवाइड करो, फिर उसको किलोग्राम बनाओ, तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं है। दूसरा फिर ये MKS सिस्टम अच्छा है, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हुई, कोई किसी चीज़ को फॉलो करता है, कोई किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में सब क्या चाहते थे, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, फिजिशियन, एवरीवन वाज इंटरेस्टेड दैट देयर शुड बी ए कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट। तो उसके बाद फिर एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया इंटरनेशनली, जिसका नाम है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वो 4th वन जो है SI सिस्टम ऑफ यूनिट, दिस इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि 7 यूनिट तो फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 यूनिट्स जो हैं वो एक फंडामेंटल यूनिट्स की तरह ही है, लेकिन उसमें 2 एंगल, रेडियन और स्टेरेडियन, मतलब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो है उसको उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया है, वो भी फंडामेंटल यूनिट की तरह ही। उन्होंने क्या बताया कि मास को तो हम मेजर करेंगे किलोग्राम में, लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, मीटर, टाइम को मेजर करना है सेकंड में, और उसके बाद फिर अगर कहीं पे इलेक्ट्रिकल करंट है तो उस इलेक्ट्रिकल करंट को बोलेंगे एम्पेयर में। अगर कहीं पे टेम्परेचर है तो टेम्परेचर की जो SI यूनिट है वो है केल्विन, और अगर कहीं पे अमाउंट ऑफ मटेरियल है, मतलब जैसे कि 1 किलोग्राम तो आयरन है, 1 किलोग्राम तो कोई दूसरा मटेरियल है, सिल्वर है, दोनों के अंदर कितना मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। मटेरियल तो दोनों का सेम है क्योंकि मास सेम है, लेकिन एक में मॉलिक्यूल्स कम है, एक में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूल्स को मेजर करने के लिए अमाउंट ऑफ मोल्स को मेजर करने के लिए जो यूनिट है उसका नाम है MOLE, मोल, और इसका सिंबल है MOL। ठीक है, जैसे केल्विन का नाम तो पूरा केल्विन है, सिंबल K है, एम्पेयर पूरा है, सिंबल ये है, MOLE तो पूरा नाम है और इसका सिंबल क्या है, मोल है। और एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, भाई कोई प्रकाश का सोर्स है, वो जो उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वो आपको 12th क्लास में आएगा। तो उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है उसका नाम है कैंडेला, और इस कैंडेला को आपने ऐसे लिखना है CD। और 2 यूनिट जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट है। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है कि अगर कहीं पे, ये तो 7 हो गई हमारी फंडामेंटल यूनिट इन दी SI सिस्टम, और 2 है सप्लीमेंट्री। एक तो है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल की यूनिट है रेडियन, और दूसरा है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की यूनिट है स्टेरेडियन। तो इस तरीके से डिफाइन कर दिया गया SI यूनिट में। तो ये जो है सिस्टम ऑफ यूनिट पूरा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। हमारे पास अगर कोई पाउंड में आ जाए या ग्राम में आ जाए तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, अगर लेंथ फुट में आ जाए या सेंटीमीटर में आ जाए तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग काम करते हैं, और इसी सिस्टम ऑफ यूनिट में हम अपना आंसर निकाल के इंटरनेशनली सबको बताते हैं। तो दिस इज SI सिस्टम ऑफ यूनिट। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर हम कल से आगे शुरू करेंगे।